दोस्तों, मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय नॉलेज अकेडमी में। आज हम गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित पार्ट 2 है हमारा। और यदि आप ये दोनों पार्ट कवर कर लेते हैं तो भाई मैं आपसे वादा करता हूं कि गवर्नर जनरल से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरूर। तो आप सभी क्वेश्चन को याद कर लें। मैं आपको प्रॉपर MCQ क्वेश्चन और उसका डिस्क्रिप्शन के सहित बताऊँगा, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ें। शाम को 8 बजे डेली आपको वीडियो मिलता है। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो 1820 से 1827 तक टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर के पद पर रहे थे। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं आप। सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था भैया? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने थे। इन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया। कहाँ किया था? तमिलनाडु के 12 महल जिले में रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले प्रारंभ किया गया था टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। किसके द्वारा? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से में, असम तथा कुर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक है में लागू की गई थी। तो पहले सबसे पहले तमिलनाडु के 12 महल में और इसके बाद अलग जगह बम्बई, मद्रास, असम, कुर्ग इस जगह पर की गई थी। क्वेश्चन है, तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग से। तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं है आपका लॉर्ड बेलेजली तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध कौन था? लॉर्ड, आपको मैं पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ, कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। ठीक है। बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो थे। अंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग थे। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में हुआ था। और तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध जल्दी से बताओ, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो 1817-1818 में हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण युद्ध में करा चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर देख लें। एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तो तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ। अतः विकल्प डी सुमेलित नहीं है, ये चीज दी गई है। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में। अंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, जबकि बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के शासनकाल में हुआ था। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन हमारा, अंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है? तो लॉर्ड हेस्टिंग। अंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में हुआ था। अंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 1816 के बीच हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल था 1813 से 1823 तक, जो कि अंग्ल नेपाल युद्ध 1815 ईस्वी की सुगोली की संधि के साथ समाप्त हुआ। सुगोली की संधि कब हुई थी? तो ये संधि हुई थी 2 दिसंबर 1815। कब हुई थी? 2 दिसंबर 1815 को। और इसका अनुमोदन हुआ था 4 मार्च 1816। कब हुआ था अनुमोदन? 4 मार्च 1816 को। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे दिए गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? मतलब नेपोलियन का इतना खौफ था कि वो सभी साम्राज्यों को समाप्त करते हुए आगे बढ़ रहा था। तब उस समय भारत में ब्रिटिश की जो सत्ता है वो किसने बरकरार रखी थी? तो वो था भैया लॉर्ड बेलेजली ने बरकरार रखी थी। बेलेजली बहुत ही शातिर दिमाग आदमी था, बहुत ज़्यादा। अब इसके महत्वपूर्ण डिस्क्रिप्शन देखते हैं पूरा। लॉर्ड बेलेजली ने भारत की ओर 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया। लॉर्ड बेलेजली भारत की ओर कब प्रस्थान किया? 1797 में, जो कि अंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। अंग्ल युद्ध में सबसे ज़्यादा अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों को बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था। नेपोलियन ने मिस्र और सीरिया को जीत लिया था। किस किस को जीता था? मिस्र और सीरिया को। तथा गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में बेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। किसका किया? सहायक संधि का प्रयोग किया। किसने किया? लॉर्ड बेलेजली ने किया सहायक संधि का प्रयोग, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। तो इनका काम भी निकल गया और श्रेष्ठता भी बनी रही।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना आरंभ हुआ? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए। आगे इसका पूरा डिटेल देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलात, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें से हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि थी राय बहादुर। हिंदुओं को कौन सी उपाधि देने लगे? राय बहादुर। और मुस्लिम और पारसियों को देने लगे भैया खान बहादुर की। कौन सी? खान बहादुर की उपाधि देने लगे थे। इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं 1859 से 1860 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो केवल लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। कौन था? यहूदी वायसराय था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। इसके समय चोरी चोरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन तथा रोलिंग एक्ट का निस्तारण हुआ। चोरी चोरा कांड, स्वराज पार्टी और रोलिंग एक्ट किसके शासनकाल में हुए? तो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुए? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुए। अगला है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? इन्होंने क्या किया कि पृथक निर्वाचन, इन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। किसने किया था ऐसा? तो ये किया था लॉर्ड मिंटो ने। किसने किया था? लॉर्ड मिंटो ने। आगे चलते इसके महत्वपूर्ण डिटेल देखते हैं। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। कब किया गया था? 1905 में। किसके स्थान पर? लॉर्ड कर्जन के स्थान पर। तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। किसको? जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इसके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909, क्या? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। इनका जो फूट डालो राज करो की नीति थी, उसी से मान लो आपकी उसी तरीके की थी। भाई हम तुम्हें अलग से चुनाव लड़ाएंगे, अलग से तुम्हारा वर्चस्व होगा करने के लिए कि आप कांग्रेस के विरुद्ध हो जाओ, इसलिए सब किया था। अगला है, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी। तो लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों के शासनकाल में दोनों ने अपनाई। कौन कौन ने? लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई। महत्वपूर्ण तथ्य, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। किसके किसके? लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। कौन सी नीति? मुस्लिमों का समर्थन किया और हिंदुओं का विरोध किया, ऐसी नीति इन्होंने अपनाई। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था, जैसा दावा किया गया था। भाई अंग्रेजों ने कहा कि हम भाई बंगाल को भिन्न कर रहे हैं, बंगाल को विभाजित कर रहे हैं, तो उसका हमारा उद्देश्य है कि हम यहाँ पर प्रशासन की सुविधा अच्छी दी जाए। लेकिन ये बिल्कुल नहीं था। इनका जो टारगेट था वो था कि हिंदू मुस्लिमों को लड़ाया जाए आपस में, और दूसरा जो नवजात बंगाल है उसको चोट पहुंचाई जाए। ये इनका मेन उद्देश्य था। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। इंपीरियल कैडेट कॉमर्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना। इनने इसके तहत क्या किया कि जो राजा महाराजा हैं उनके लड़कों को, सामंत हैं उनके लड़कों को सैनिक शिक्षा देने के लिए है प्रारंभ किया था इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स। ठीक, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कर्जन के शासनकाल की तुलना औरंगजेब से की थी। महत्वपूर्ण तथ्य, लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल, लॉर्ड कर्जन कब से कब तक वायसराय रहा? 1899 से 1905 तक। भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ठीक, क्योंकि ये भारतीयों की आकांक्षाओं की बिल्कुल अवहेलना, मतलब कोई बात ही नहीं मानी, भारतीयों के हित की तो कोई बात की ही नहीं, कुछ नहीं किया इसने, अपना साम्राज्य बढ़ाया बस। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना
किसके काल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। कब की थी? 1784 में की थी। ये सभी चीज़ आपको याद रखना क्योंकि पूछा जाता है। सभी लोग लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने किया। किसको किया? अलेक्जेंडर कनिंघम को किया। किसको किया? अलेक्जेंडर कनिंघम को किया। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग अलग विभाग बनाए गए। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत और केंद्रीकृत रूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड रिपन नहीं, गलत है। सहायक संधि, बेलेजली बिल्कुल सही है। राज्य हड़प नीति, डलहौजी बिल्कुल सही है भाई। स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल सही है। और स्थानीय स्वशासन में आपको आगे स्थानीय शासन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में था। किसके? रिपन के। किसके शासनकाल में था? रिपन के, ना कि लिटन के। लिटन नहीं, यहाँ पे क्या है? रिपन है। क्या है? रिपन है। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन या स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक कहा जाता है। ठीक। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिकों वित्तीय साधनों का सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। ठीक। तो स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? मतलब सबसे लंबा समय किसका रहा वायसराय के रूप में? लॉर्ड कर्जन का। किसका? लॉर्ड कर्जन का शासनकाल सबसे लंबा रहा। देखते हैं एक एक से। लॉर्ड कर्जन रहे 1899 से 1905 तक लगभग 7 साल। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक 4 साल। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 तक 6 वर्ष। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक केवल 3 वर्ष। तो सबसे ज़्यादा लॉर्ड कर्जन का शासनकाल रहा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड लिटन अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति अपनाई थी। लॉर्ड लिटन। किसने? लॉर्ड लिटन ने। 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। लॉर्ड लिटन वायसराय कब बना? 1876 में। ठीक। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। किस नीति का? अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। ठीक। आगे चलते हैं। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो निपटाया गया था लॉर्ड मेयो को। लॉर्ड मेयो को वायसराय रहते हुए हत्या कर दी गई थी। कहाँ की गई थी? आगे बताता हूँ। इस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक द्वारा की गई थी। किसको मारा था? लॉर्ड मेयो को मारा था। किसको मारा था? लॉर्ड मेयो को मारा था। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? लॉर्ड मेयो। पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। इससे संबंधित तथ्य देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई थी। तो नियमित जनगणना पूछी जाए तो लॉर्ड रिपन। जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो लॉर्ड मेयो। ये दोनों आपको याद रखना है। कब की गई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में? 1872 में। क्वेश्चन है इनमें कौन सम्मिलित नहीं है? भाई ऐसे क्वेश्चन लाने का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन में हमें 4 क्वेश्चन याद होते हैं, इसलिए क्वेश्चन लाता हूँ। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त का जनक, बिल्कुल कॉर्नवालिस है भाई।
लॉर्ड बेलेजली, सहायक संधि बेलेजली की ही देन है। सर जॉन शोर, अंग्ल नेपाल युद्ध, गलत है भाई, सर जॉन शोर अंग्ल नेपाल युद्ध के नहीं है। अंग्ल नेपाल युद्ध होता है लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हेस्टिंग के। किसके? हेस्टिंग्स के शासनकाल में अंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। और तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ। नेपाल युद्ध और मराठा युद्ध दोनों हेस्टिंग के शासनकाल में हुए थे। नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ। बिल्कुल भैया, मैं भी आपको बताया कि किसके काल में? लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। 1814 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 ईस्वी में दूसरा युद्ध लड़ा गया, कुमाऊं में अल्मोड़ा को जीत लिया। किसमें? कुमाऊं में अल्मोड़ा को जीत लिया तथा मेजर जनरल अख्तर ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलवा का किला समर्पित करने के लिए विवश कर दिया गया। किसने? वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलवा का किला समर्पित करने के लिए विवश कर दिया था। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 को सुगोली की संधि लिखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। सुगोली की संधि कब हुई? 2 दिसंबर 1815 को, और अनुमोदित हुई थी 4 मार्च 1816 को। कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जिले अंग्रेजों को सौंपे गए। कौन कौन से जिले सौंपे गए संधि के तहत? कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला ये अंग्रेजों को सौंपे गए। ठीक है। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1818 में को समाप्त किया गया था। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराईपूर्वक निष्क्रियता, कुशल आक्रमण्यता की नीति जॉन लॉरेंस, सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली तथा व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबद्ध है। कौन कौन से? निष्क्रियता या कुशल आक्रमणता का नीति है जॉन लॉरेंस, सहायक संधि बेलेजली, व्यपगत का सिद्धांत डलहौजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये ह्यूम ने किसने की थी? ये ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। कब हुई थी भैया? लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था, उस समय की गई थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलन बरून ने। किसने? लॉर्ड एलन बरून ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरून ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। कब किया था? के तहत 1843 एक्ट 5 के तहत दास प्रथा का उन्मूलन किया था। लॉर्ड एलन बरून का कार्यकाल था 1842 से 1844 तक। कितना? 1842 से 1844। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877 में। कब किया गया था? 1877 में। उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। कब किया गया? 1876 में। कौन सा अधिनियम? राजसी उपाधि अधिनियम। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 1877 को। कहाँ किया गया था? दिल्ली दरबार में। ठीक है, तो आपको याद रखना कहाँ किया गया? दिल्ली दरबार में। कब किया गया? 1 जनवरी 1877 को। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड VII को 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। सबसे पहले महारानी को, उसके बाद इन दोनों को घोषित किया गया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा ने। उसने 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा, क्योंकि 1857 के विद्रोह से सीख चुके थे। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई। कब की गई थी? 1 नवंबर 1858 को। कहाँ पर? इलाहाबाद में। किसने पढ़ी थी? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। इसमें भारतीय देशी राजाओं के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटोत्पन्न स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया। कौन सी नीति? विजय और विलय, मतलब जीतो और अपने मिला लो की नीति को पूर्णतः बंद कर दिया गया। देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी गई कि भैया आप उत्तराधिकारी अपना गोद ले सकते हैं। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र
इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। अभी आपको बता के आया हूँ, 1 नवंबर 1858 को। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आगे चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप किसके? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। किसके? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग, जिसका कार्यकाल था 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 तक। लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 को, कब? 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न बालक वैध घोषित किया गया। ठीक, कब हुआ था? 26 जुलाई 1856 को। इस नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध माना गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो कुप्रशासन के कारण। इन्होंने अवध के नवाबों पर कुप्रशासन का आरोप लगाया और अपने में विलय कर लिया। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1829 में। सती प्रथा का 1829 में किया था। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। तो आप सभी को कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं भाई, और सभी लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।